बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये लेक्चर चैप्टर नंबर 1 का आखिरी लेक्चर है कि जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 1 का ख़ुलासा डिस्कस करेंगे कि थ्रू आउट हमने इतने लेक्चर्स पढ़े, उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या सीखा। चैप्टर नंबर 1 के अंदर थे कॉलम्स, ठीक है। मैट्राइसेस इंग्लिश में बोलते हैं और एक कॉलम मैट्रिक्स होता है। हमने ये देखा कि मैट्रिक्स होता क्या है। उसके मुतालिक पहली लाइन लिखी हुई इंग्लिश में, अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड विद ब्रैकेट्स इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। उर्दू में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी हकीकी अदद को या काफ़ी सारे अदाद को ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दें तो वो एक कॉलम बन जाएगा। ये जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तो सबसे पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन वाला, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि कॉलम की डेफिनेशन क्या होती है और कैसे कॉलम बनता है। फिर उसके बाद है दूसरी जो पॉइंट पढ़ा, वो पढ़ा था रेक्टेंगुलर के बारे में कि जिसके अंदर ऑर्डर या नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स एक जैसे नहीं होती, ऐसे कॉलम को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या मुस्ततीली कॉलम कहते हैं। A matrix A is called rectangular if the number of rows and number of columns of A are not equal। यानी किसी कॉलम के कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो तो ऐसे कॉलम को मुस्ततीली कॉलम कहते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद गया स्क्वायर मैट्रिक्स, मुरबई कॉलम। ऐसा कॉलम जिसके अंदर कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर हो उसको मुरबई कॉलम या स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है, अ मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ द नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम्स। यानी कितारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर होगी तो मुरबई कॉलम, और अगर बराबर नहीं होगी तो मुस्ततीली कॉलम। उसके बाद है, अ मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। कितारी कॉलम कहलाएगा इफ़ ए हैज़ ओनली वन रो। अगर सिर्फ एक कितार होगी तो कितारी कॉलम, और अगर एक कॉलम होगा तो कॉलम कॉलम। अ मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ ए हैज़ ओनली वन कॉलम। उसके बाद लिखा है, अ मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्री इज़ ज़ीरो। यानी अगर किसी कॉलम के अंदर सारे अरकान सिफर हैं तो वो कॉलम सिफरी कॉलम, ज़ीरो कॉलम या नल मैट्रिक्स कहलाएगा इंग्लिश में। उसके बाद है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज़ अ न्यू मैट्रिक्स विच इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए एंड इज़ ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज ऑफ ए इनटू रिस्पेक्टिव कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रिस्पेक्टिव रोज। यानी ट्रांसपोज के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी कॉलम की रोज़ को कॉलम बना दे तो वो उसका ट्रांसपोज कहलाता है। यानी उसकी कितारों को पकड़ें, कॉलम बना दे तो वो जो नया एक कॉलम बनेगा वो ट्रांसपोज कहलाएगा। उसके बाद है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ये 3 तारीफ़ों का एक सेट होता है जो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले 2 तारीफ़ों का एक सेट है सिमेट्रिक। एक सिमेट्रिक होगी और स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ये दोनों ट्रांसपोज से मुतल्लिक है। अगर आपने किसी कॉलम का ट्रांसपोज लिया और वो इतना सख्त था कि ट्रांसपोज लेने से भी उस पर फ़र्क नहीं पड़ा तो ऐसे कॉलम को आप सिमेट्रिक कॉलम बोलते हैं। फिर उसके बाद आगे स्क्यू सिमेट्रिक की तारीफ़ लिखी हुई है। दरमियान में लिखा है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव, यानी माइनस ए इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। ये एक माकूस पढ़ा था, जमई माकूस, या किसी कॉलम का मनफी कॉलम निकालना। उसमें एक चीज़ ये थी कि अगर हम कॉलम का निशान बदल दें नाम के साथ और अरकान के तमाम के निशान बदल दें अंदर कॉलम के, तो उसको बोलते हैं जमई माकूस या किसी कॉलम का मनफी कॉलम होना। अब इसके बाद फिर सिमेट्रिक जैसी तारीफ़, जिसको स्क्यू सिमेट्रिक कहा गया। आपने एक मुरबे कॉलम का ट्रांसपोज लिया, उसमें से माइनस कॉमन लिया और जो बाकी बचा वो बिल्कुल वही कॉलम दोबारा बच गया।
अ स्क्वायर मैट्रिक्स एम इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ एम का ट्रांसपोज लिया और वो एम के बराबर तो आया ही आया, उसमें से माइनस कॉमन भी आ गया, यानी स्क्यू का मतलब आप कह सकते हैं मनफी, नेगेटिव। फिर उसके बाद आ गई तीन तारीफ़ें इकट्ठी जो मैं बता रहा था आपको, एक डायगोनल मैट्रिक्स की होगी और उसके बाद एक स्केलर मैट्रिक्स की होगी और तीसरी यूनिट मैट्रिक्स या वहदानी कालब। डायगोनल मैट्रिक्स को उर्दू में कहते हैं वतरी कालब। तारीफ़ लिखी हुई है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। एक मुरब्बे कालब एम एक वतरी कालब कहलाएगा इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो, कम अज़ कम उसके वतर के अंदर एक गैर सिफर रुकन हो, एंड रिमेनिंग एंट्रीज आर ज़ीरो, और जो डायगोनल या वतर के अलावा बाकी अरकान हैं वो तमाम के तमाम सिफर हों, और वतर के अंदर कम अज़ कम एक गैर सिफर हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम अज़ कम एक गैर सिफर हो, इसको बोलते हैं वतरी कालब। फिर उसके बाद है, दरमियान में आना तो ये चाहिए था यहाँ पे स्केलर के बारे में, लेकिन आई थिंक स्केलर की तारीफ मिस है। लिखा हुआ है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक ऐसा वतरी कालब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा या वहदानी कालब कहलाएगा इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन, अगर उसके वतर के अंदर तमाम अरकान एक हैं। वतर जैसे ट्रायंगल बनाते हैं, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वापस आइए, इसी प्लेलिस्ट के अंदर आप देखेंगे थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ है डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स और उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तीनों का एक ग्रुप होता है और एक लेक्चर होता है, वहाँ मैंने डिटेल के साथ आपको बताया, एग्जांपल बनानी भी सिखाई हुई है। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और तीसरा नंबर पे आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इनकी उर्दू बनेंगी वतरी कालब, स्केलर कालब और वहदानी कालब। जी, इनके बाद उसके बाद अगला यानी कालबों की बारे में आ रहा है, एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल। दो कालब सिर्फ उसी सूरत बराबर हो सकते हैं अगर दोनों का मर्तबा बराबर है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ ए अगर बराबर आ जाए ऑर्डर ऑफ बी के, तो फिर वो दो कालब ए और बी या कोई भी उनके नाम हो सकते हैं, वो बराबर होंगे। या साथ दूसरी जो कंडीशन है, या नहीं एंड, सॉरी एंड आएगा। सबसे पहले तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरे नंबर पे जो उनके अरकान है वो भी एक जैसे हों। जो पहले नंबर पे है वो दूसरी साइड पे भी पहले नंबर पे हो, जो दूसरे नंबर पे है वो दूसरे वाले के बराबर हो, तीसरे वाला तीसरे के बराबर हो, चौथे वाला चौथे के बराबर हो, एंड सो ऑन। दो कालमों के बराबर होने के लिए दो कंडीशन लाजमी है, एक मर्तबा और दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट, एनी टू मैट्रिसेस एम एंड एन आर सेड टू बी कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। हाँ, जमा के लिए काबल और ज़रब के लिए काबल, ये दो अलग-अलग टॉपिक है। दो कालबों को आप जमा सिर्फ उसी वक्त कर सकते हैं जब उनका मर्तबा एक जैसा हो, ठीक है। अगर पहला कालब 2/2 का है तो दूसरा कालब 3/2 का है, तो उनकी जमा मुमकिन नहीं हो सकेगी। दोनों का ऑर्डर या मर्तबा एक जैसा होना चाहिए, फिर ही उनकी जमा या तफरीक मुमकिन है। और उसके बाद लिखा हुआ है नीचे, लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। फ़र्ज़ किया कि ए एक ऐसा कालब है कि जिसका मर्तबा 2/3 है। देन अ मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर इज सेड टू बी एन एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए इफ़, हाँ, एडिटिव आइडेंटिटी को कहते हैं जमी ज़ाती अंसर, ठीक है। और ज़ाती अंसर का मतलब होता है कि ऐसा अंसर जो किसी भी वैल्यू के ऊपर फ़र्क ना डाले, ज़ाती, ठीक है ना, अपना। अब जमा के हिसाब से सिफर एक ऐसा नंबर है कि अगर आप इसको किसी भी नंबर के अंदर ऐड कर देंगे तो उस नंबर पर तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। 50 में अगर आप सिफर ऐड करें तो 50 ने 50 ही रहना है, 100 में ज़ीरो को जमा करेंगे तो 100 100 ही रहेगा। लिहाजा हमें पता चला कि जो सिफरी गालब होता है, ठीक है, या हाँ जी,
सिफरी गालब होता है, ये आइडेंटिटी होती है, इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। किसी भी गालब के अंदर जमा कर दें तो उस गालब के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और जो फ़र्क ना डाले उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं या जमई ज़ाती अंसर कहते हैं। तो ये आखिरी पॉइंट था इस पेज का। नेक्स्ट, इस पेज का पहला पॉइंट है लेट ए बी अ मैट्रिक्स बी इज़ डिफाइंड एज एन एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। हम जी ये देखें, एक दूसरे का माकूस उस वक़्त कहलाएगा अगर आप बी कालब में ए को जमा करें या ए में बी को जमा करें तो जवाब सिफरी कालब आए, जवाब सिफरी कालब आए, यानी बाकी सिफर बचे। तो ऐसे दो कालब जो जमा हो रहे होंगे वो एक दूसरे का जमी माकूस कहलाएंगे और इंग्लिश में उनको कहेंगे एडिटिव इनवर्स। और उन्हें लिखने का तरीका ये है कि बी प्लस ए और ए प्लस बी दोनों का जवाब होगा ओ। ओ मीन्स सिफरी कालब, जर्नल मैट्रिक्स या ज़ीरो कालब। उसके बाद अगला पॉइंट है लेट ए बी अ मैट्रिक्स एंड अदर मैट्रिक्स बी इज़ कॉल्ड। ए को पहले से मौजूद है, अब बी उसके साथ ज़रब हो रहा है तो वो उस वक़्त कहलाएगा वहदानी कालब, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए अंडर मल्टीप्लिकेशन इफ़। अब ये देखें, ये ज़ाती आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हाँ जी, बी ए का उस वक़्त आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा, इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोल सकते हैं, जमई ज़ाती अंसर। ज़ाती अंसर का मतलब है जो फ़र्क ना डाले और ज़रबी ज़ाती अंसर का मतलब है जो ज़रब के हिसाब से फ़र्क ना डाले। तो वो ज़ाहिरी बात है वहदानी कालब जिसको हम बोलते हैं, वाहिद होता है जिसके डायगनल के अंदर वतर के अंदर एक 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 होता है। वो एक ऐसा मैट्रिक्स है कि जो हर किसी कालब का अगर उसके साथ हम ज़रब देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं डालता, जिसकी वजह से उसको हर कालब का आइडेंटिटी मैट्रिक्स या ज़रबी ज़ाती अंसर बोला जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है लेट एम एक कालब है, 2 by 2 मैट्रिक्स है, अ रियल नंबर लेमडा इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ एम। हम जी मख्ता उसका उस वक़्त कहलाएगा अगर हम मेन डायगोनल को ए को डी से ज़रब दे दें और माइनस बी को सी से ज़रब दें तो ये उस वक़्त जो जवाब आएगा उस जवाब को हम मख्ता बोलेंगे, डिटर्मिनेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ गया सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में डेफिनेशन। ये 1.5 के अंदर पढ़ा कि एक कालब जिसका मख्ता सिफर आ जाता है वो सिंगुलर कहलाता है और जिसका नॉन ज़ीरो आता है वो नॉन सिंगुलर कहलाता है। और अगर इसकी उर्दू देखें तो उर्दू में लिखा हुआ है एक कालब एम उस वक़्त नादर कालब कहलाएगा अगर उसका मख्ता सिफर आ जाता है, और एक कालब उस वक़्त गैर नादर कालब कहलाएगा अगर उसका मख्ता गैर सिफर आ जाता है। ये पेपर में आने वाली तारीफ़ें हैं 2 नंबर की, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है एडजॉइंट के बारे में। फॉर अ मैट्रिक्स एम, एडजॉइंट का मतलब होता है जो मेन डायगोनल है यानी वतर है उसके अरकान की जगह बदल देना, ए की जगह डी ले जाना और डी की जगह ए ले आना, और जो बाकी बचेंगे अरकान यानी जिनको हम सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं उनके साइन यानी निशान बदल देना, इस चीज़ को कहते हैं एडजॉइंट। अब आपके सामने मिसाल है एम की, एम लिखा हुआ है तो ए को डी की जगह पे ले गए, डी को ए की जगह पे आ गए और बी और सी के निशान बदल दिए। फिर उसके बाद है माकूस की तारीफ लिखी हुई कि माकूस क्या होता है। लेट एम बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी सी डी को एक मुरब्बी कालब है तो फिर माकूस अगर आपने लेना है तो माकूस बराबर होगा 1/मक्ता और साथ एडजॉइंट को ज़रब दे दिया। ये जी माकूस की तारीफ़ है जो इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने रिव्यू एक्सरसाइज करते हुए भी हल की, और 1/5 के अंदर तो हमने इसको बेबहा दफ़ा यूज़ किया। 1.6 के अंदर हर क्वेश्चन के अंदर माकूस का तरीका इस्तेमाल किया, वहाँ भी हमने ये यूज़ किया। उसके बाद है कालबों के जमा के हिसाब से कवानीन। कानून मुबादला पहले लिखे हुए जिसको कॉमोटेटिव लॉ कहा है ब्रैकेट के अंदर कि आप दो कालबों को जमा करें, उनकी पोजीशन जो मर्ज़ी रखें, एम में एन को जमा करें या एन में एम को जमा करें, जवाब पे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद कानून तलाज़ुम है कि जिसके अंदर 3 रकमें होती हैं, इंग्लिश में इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। तीन तीन कालब हों तो पहले जिन दो मर्ज़ी को जमा कर लें उसमें तीसरे को जमा करेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये थे 2 कवानीन जमा के हिसाब से। एक कानून तक़सीमी था, वो मैंने आपको बता दिया था जब हम पढ़ रहे थे 1.4 स्टार्ट
कर रहे थे ज़रब कालबों की उस वक़्त। अब नीचे मज़ीद वजाहत के तौर पे ज़रब के बारे में आ गया। दो कालबों की ज़रब हम कब दे सकते हैं? अगर पहले के कॉलम और दूसरे की कितारें बराबर हों तो। यही बात इंग्लिश में लिखी हुई है। द मेट्राइसिस m एंड n आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। आई थिंक 1.4 का पहला क्वेश्चन था या 1.3 का पहला क्वेश्चन था, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है। वहाँ पे हमने बताया था कि ज़रब किन की मुमकिन है, ठीक है। और फिर अगला सवाल ये था कि ज़रब मालूम करके बताएं। तो ज़रब उनकी मुमकिन थी भाई जिनके अंदर पहले कालब का कालम और दूसरे की कितारें बराबर होती थी। द मेट्राइसिस m एंड n आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन टू ऑब्टेन mn। m को n से ज़रब दें अगर आपने हासिल ज़रब लेनी है तो फिर इफ़ द नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ m यानी पहले कालब के कालम बराबर है नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ n। पहले के कालम दूसरे की कितारें अगर बराबर हैं तो फिर ज़रब हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं। नीचे कानून मुबादला लिखा हुआ है कि m को n से ज़रब दें तो ये बराबर नहीं होता n की m के ज़रब के साथ, यानी कानून मुबादला ज़रब के हिसाब से कालबों में नहीं पाया जाता। फिर कानून तलाज़ुम में तीन जो होती हैं रकमें तलाज़ुम के अंदर होती हैं, एसोसिएटिव लॉ इसको बोलते हैं। फिर नीचे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में बताया हुआ है। अगर आपने इनकी डिटेल देखनी है तो आप जो लेक्चर है इसी प्लेलिस्ट के अंदर, उसकी हेडिंग है लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस, आप उसको जाके गो थ्रू कीजिए। इस कंप्लीट ये वाला टॉपिक वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। फिर उसके बाद MCQs आ गए हैं। लॉ ऑफ ट्रांसपोज, यानी जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो बाद वाले मैट्रिक्स का पहले ले लें और पहले वाले का बाद में ले लें, फिर ज़रब दें तो वही जवाब होगा जो दो कालबों की ज़रब के ट्रांसपोज का आएगा। इसी तरह माकूस है AB, बाद वाले का माकूस पहले, पहले वाले का बाद में। और नीचे दिया हुआ है एक इम्पॉर्टेंट बात की हुई है मैथमेटिशियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप अगर किसी गालब को उसके माकूस से ज़रब देते हैं तो जो आप आइडेंटिटी आएगा जिसको वहदानी कालब कहते हैं, बेशक आप लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करें या राइट साइड से करें, या इसको दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि कानून मुबादला सिर्फ़ एक ही सूरत में होल्ड कर सकता है। कब? जब आप किसी कालब को उसके माकूस से ज़रब दें। पेज नंबर 34 भी हमारा ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज नंबर 35। इसमें लिखा हुआ है दो मुसावातों को हल करने के बारे में, कि जिसको एक शरिया 6 मश्क के अंदर हमने बहुत ज़्यादा तफसील के साथ पढ़ा कि अगर दो मुसावात आ जाती हैं तो फिर उसके अंदर से हमने तीन कालब बनाने होते हैं। एक बनाना होता है अद्दी सर का कालब जिसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं, एक मुतग़य्यरात का जिसको वेरिएबल मैट्रिक्स कहते हैं, और एक कांस्टेंट का जिसको मुस्तकिल का कालब कहते हैं। तीन कालबों में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद माकूस का तरीका इस्तेमाल करते हैं। और माकूस सिर्फ़ उसी कालब का मुमकिन होता है जो गैर नादर हो, यानी जिसका जवाब मक्ते के अंदर गैर सिफर आए, ठीक है। इंग्लिश में उसको नॉन सिंगुलर बोलते हैं। 1.6 एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 5 हमने देखा कि उसमें डिटर्मिनेंट जब लेते हैं ए का मख्ता मालूम करते हैं तो वो सिफर आता है। सिफर आने की वजह से ना ही तो हम क्रैमर का तरीका उस पर अप्लाई कर सके और ना ही हम उसके ऊपर माकूस का तरीका अप्लाई कर सके। क्यों? कि बटे के नीचे ज़ीरो आता है जिसको हम मज़ीद हल नहीं कर सकते। और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है जी क्रैमर का तरीका, और क्रैमर का तरीका यहाँ काफ़ी लेंथी आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसका सिर्फ सिंपल सा इतनी सी बात है, एक्स की कीमत लेनी है तो ए एक्स का मख्ता ऊपर, और अगर वाई की कीमत लेनी है तो ए वाई का मख्ता बटे के ऊपर होगा, नीचे हमेशा ए का मख्ता आएगा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1, जो कि हमने बहुत ही डिटेल के साथ और एक एक पॉइंट उसका डिस्कस किया। बहुत ज़्यादा पार्ट्स मैंने इसके सॉल्व करवाए, जो सॉल्व नहीं करवा सका लेक्चर लेंथी होने की वजह से, बोरिंग की वजह से, वो मैंने साथ में PDF अटैच कर दी या उसको सोल्यूशन अटैच कर दिया। आप वीडियो को पॉज कीजिए, सारी प्लेलिस्ट थ्रू आउट आप देखिए, आपको 1.1 से लेके 1.6 तक एक तो सोल्यूशन आपको पता चल जाएगा, दूसरा आपको ये पता चल जाएगा कि कालबों की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और कैसे हम इन कालबों को इस्तेमाल करके अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इक्वेशंस के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।